नारायण नारायण दगड़ियों। दगड़ियों, उत्तराखंड को बने 21 साल से अधिक हो चुके हैं। आज भी यहाँ की राजनीति उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। यहाँ मुद्दे की राजनीति तो दूर, कुछ अच्छे मुद्दे तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जल जंगल जमीन से प्रारंभ हुआ ये मुद्दा खींचतान के बाद आज शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर आ पड़ा है। पर समस्याएं जो कि त्यों वैसी ही बनी पड़ी हैं। इसी मुद्दे पर आज हम अपने उत्तराखंडी नारद में बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें अमित जी के विचार क्या हैं। तो अमित जी, नारायण नारायण। तो अमित जी, आप पिछले 21 वर्षों की उत्तराखंड की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए आशुतोष जी, प्रजातंत्र एक दोधारी तलवार की तरह होती है। यह या तो सामने वाले को काटती है या खुद कट जाती है। वर्तमान स्थिति में प्रजातंत्र में वो मतदाता को ही काट रही है। और आज की परिदृश्य में राजनेता के लिए मतदाता एक कस्टमर की भांति है, यानी कि कष्ट से मर। तो आज जनता जो है वो कष्ट से मर रही है। यह परिदृश्य हमारे उत्तराखंड में तो बिल्कुल ही चरितार्थ हो रहा है। उत्तराखंड के 21 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में वही 3 4 5 मुद्दे आपके प्रभावी हैं जिन पर की आज भी बात हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जैसे पहाड़ी राज्य के मूलतः समस्याएं 3 ही हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। उन पर पे कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। एक कॉमन मुद्दे बनकर आते हैं, किंतु उससे अभी तक का निराकरण नहीं हो पाया है प्रदेश का। जी, तो अमित जी ये बताइए कि आपके दृष्टिकोण में उत्तराखंड में विकास का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए, मूल्यांकन के मैं केवल तीन ही इन मुद्दों पर पे अगर चर्चा करें, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, तो आपको पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी हमारी उत्तराखंड की राजनीति या हमारा उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के 2 मंडल, गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल के द्वार कहे जाने वाले देहरादून एवं हल्द्वानी शहर से मात्र 30-40 किलोमीटर दूर आपके 2 विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल हैं। एक है मसूरी, दूसरा है नैनीताल। और इन दोनों में भी अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर चर्चा करें तो वहाँ मात्र 3-4 डॉक्टर आपको मिलेंगे। यह हाल तो अभी आपका शहरों के नज़दीक का है। अब बात करें अगर हम सुदूर पहाड़ी क्षेत्र का, तो वहाँ पर कई बार रोगी को 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर एवं 100 से 200 किलोमीटर गाड़ी का सफ़र करके इन बड़े 3 4 5 बड़े शहरों पर आना पड़ रहा है और यहाँ पर पे अपने को दिखाना पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं? दूसरा मुद्दा अगर हम शिक्षा का लें तो आंकड़े बताते हैं कि माननीय स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय पर ही स्कूली शिक्षा पर पे कुछ ध्यान दिया गया था। उसी समय पे अधिकतर नए स्कूल खोले गए एवं उनका कई स्कूलों का उच्चीकरण हुआ। उसके बाद आज हाल वहाँ पर पे अति दयनीय है। अगर आप देखें तो संभ्रांत लोगों ने तो अपने बच्चों को शहरों में डालकर ऊंची मोटी फीस दे भरकर कॉन्वेंट स्कूलों में डाल दिया है, किंतु गरीब बच्चों का क्या? और यह स्थिति तब है आशुतोष जी जबकि हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र पर ही मिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हुई हैं वो शिक्षा विभाग में ही हुई हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो वह है हमारे रोजगार की। तो रोजगार की पोल तो अभी कोरोना ने ही खोल दी है। मात्र 2 महीने के लॉकडाउन में करीब 5 से 6 लाख लोग वापस लौट करके आए हैं। उन बेचारों के लिए आज तक सरकार कोई नीति तक नहीं बना पाई है कि इन्हें पुनः कैसे यहाँ पर पे विस्थापित किया जाए एवं इनके लिए कोई रोजगार की ठोस नीति बनाई जाए, जबकि 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। तो स्थानीय लोगों का क्या? तो ये मूल्यांकन पर पे ही अगर आप चलें तो उत्तराखंड की राजनीति का स्थिति बहुत ज़्यादा
सोचनीय एवं दयनीय है। जी। बहुत अच्छा अमित जी, आपने काफ़ी बढ़िया मूल्यांकन किया। तो अमित जी ये बताइए कि इस मूल्यांकन के बाद भी मतदाताओं के दृष्टिकोण में क्या कोई परिवर्तन हुआ है? क्या वो किसी अन्य तरह से वोट देने के लिए तैयार हुए हैं? तो ऐसी स्थिति क्या है? देखिए, अभी तक का जो हमारे पहाड़ का जो मतदाता है या उत्तराखंड क्षेत्र का मतदाता है, वो अभी भी जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं पार्टीवाद के पीछे पड़ा है। मेरा अनुरोध यह है कि इन सब चीज़ों से हटकर वो विकास के मुद्दे पर पे वोट दे। और याद रखिए, प्रजातंत्र में की जीत तभी होती है जब कैंडिडेट जीते, ना कि पार्टी जीते। तो देखा आपने, अमित जी ने बताया कि आज भी उत्तराखंड का मतदाता पार्टीवाद, जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाया है। हमारा कहना यह है कि हमें किसी पार्टी या किसी जाति का समर्थन करने की बजाय अपने क्षेत्र के विकास का समर्थन करना चाहिए। हमारा मतदाताओं से यह अनुरोध है कि जब वो इस बार चुनाव में जाए तो वो ये ना सोचे कि कौन सी पार्टी को वो जिताने वाला है, या वो ये ना सोचे कि कौन सी जाति का व्यक्ति जीतने वाला है, बल्कि वो ये सोचे कि हमारा उम्मीदवार क्या हमारे समस्याओं को ध्यान में लेकर उनको सॉल्यूशन और उनका निस्तारण करने में अपना सहयोग देगा, क्या वो क्षेत्र के विकास में अपना कोई समर्थन देगा। और इन्हीं मुद्दों को सोचकर अगर हम चुनाव में वोट करें तो हम शायद एक आदर्श स्थिति में पहुंचेंगे। हमारे इस उत्तराखंड को ज़रूरत है कुल 5 मुद्दों की। सुरक्षा और सम्मान पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा होगा संस्कृति और सभ्यता, समृद्धि और सामाजिक समरसता तीसरा, शांति और संवाद चौथा, और इसके बाद आत्मनिर्भरता। और इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हुए ही हम एक आदर्श राज्य की ओर जाएंगे और हमारा उत्तराखंड विकास की ओर जाएगा। तो इसी के साथ आज हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं, और इस एपिसोड में अपने मूल्यवान विचार देने के लिए हम अमित जी का धन्यवाद करते हैं। अमित जी, नारायण नारायण। दगड़ियों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इन विचारों को लाइक और शेयर करें, और अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई बात अगर आप चाहते हैं कि हमारे मंच पर उसकी चर्चा हो तो आप हमें भेजें, ताकि हम उन चर्चाओं को मूर्त रूप प्रदान करें। इसी के साथ हम आपके सहयोग की आकांक्षा करते हैं। धन्यवाद। नारायण नारायण। नारायण नारायण।